Welcome to our very first day of a beautiful book called The Power of Now. Eckhart Tolle की ये बुक है and it's very beautiful. ये हमें सिखाएगी कि कैसे हम आज पे जीवित और जी सकते हैं. नहीं तो मानव का क्या काम है, हमारा इंसानों का, या तो हम पास्ट में रहते हैं या हम फ्यूचर में रहते हैं. बहुत कम हम प्रेजेंट को एंजॉय करते हैं. तो ये बुक उसके बारे में है. आइए, let's start this beautiful journey with Rajni ji. She will be reading for all of us as always, and Sanya is also here. Kabhi Rajni ji, kabhi Sanya, so it's really lovely to have them. And let's start a wonderful book. को जो सवाल जवाब होंगे कुछ भी चैट बॉक्स में डाल सकते हैं साइमल्टेनियसली, और एंड के सेशन में हम उनके we can take it up. So आइए शुरू करें. So ये जो किताब है मैं आपको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी, आपके सामने आ चुकी है. Rajni ji, can you see the book? Yes, I can see. Oh, but there's one difference. The Hindi version is not here. So just give me a second. Rajni ji, meanwhile, you want to talk about this beautiful book? तब तक I'll figure out my things. आप बात करें इस book के बारे में. Explain the book. सान्या भी बता सकते हैं. इस बुक के बारे में यही है कि पावर ऑफ नाउ जो आज प्रेजेंट होता है वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए रखता है. आपका पास्ट भी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है. पास्ट जो हो गया वो दैट इज पास्ट, एंड प्रेजेंट इज अ गिफ्ट. और प्रेजेंट को आप कैसे ऐसा बनाते हैं कि अपने आप आपका फ्यूचर अच्छा हो जाता है. प्रेजेंट को किस तरीके से जीना है, हर क्षण हर पल को आपको किस तरह जीना है, ये चीज बताई गई है. वंडरफुल. सो आपके सामने आ चुकी है ये बुक, पावर ऑफ नाउ. अगर आप देख रहे हैं तो ऊपर लिखा हुआ है द पावर ऑफ नाउ. न्यूयॉर्क टाइम्स की नंबर 1 सर्वाधिक बिकने वाली पुस्तक रह चुकी है. इंग्लिश आवृत्ति में 40 लाख से अधिक प्रतिक्रियाएं बिक चुकी हैं, और वो आंकड़े तो अब ज्यादा भी हो चुके हैं, तो थोड़ा पुराना पीडीएफ वर्जन है. सो पावर ऑफ नाउ का हिंदी का अनुवाद है शक्तिमान वर्तमान. सो आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में है, स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट के बारे में है. जब अब हमको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट हो जाती है, अपने आप के बारे में ज्ञान हो जाता है, तो उसका ये सरल तरीका है, इस किताब के थ्रू हम उस दुनिया में पहुंच सकते हैं. सो अब नए सरल अनुवाद में, इसकी बहुत सिंपल हिंदी है, सो बहुत मुश्किल भी नहीं होगा. इसके पहले का वर्जन थोड़ा कठिन हिंदी थी, बट नाउ इट्स वेरी सिंपल हिंदी. एखार्ट टोल ने किताब लिखी है. इनका द पावर ऑफ नाउ का हिंदी संस्करण अब आपके सामने हम पढ़ने वाले हैं. सो ये बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है, और आज हम इंट्रोडक्शन चैप्टर में इसको पढ़ना चाहेंगे. सो चलिए आज पढ़ते हैं. पढ़ने में इजी है कि बड़ा करूं थोड़ा सा मैं? थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए. हाँ, और बाकी आप लोग के सबके साइड में 3 डॉट्स हैं, उसमें अगर आप उसको बड़ा वर्जन करना चाहें तो आप लोग सब कर पाएंगे आराम से. सो द पावर ऑफ नाउ कि विश्व भर में प्राप्त प्रशस्तियों में से कुछ प्रशस्तियां भारतीय में. यह ज्ञान कर मुझे बहुत अच्छा लगा कि भारत के तथा बाहर के जिन मित्रों ने द पावर ऑफ नाउ को पढ़ा, उनके अंतःकरण को इसने छुआ है, और हर किसी की ये अलग ही अनुभूति हुई है. यानी यह एक अत्यंत प्रज्ञापूर्ण और उपयोगी निदानकारी किताब है. इसके जो पैराग्राफ आपको सबसे अधिक प्रभावित करते हैं, वह ये बताते हैं कि आप कौन हैं. एखार्ट टोल का ये एक सबसे कई ऐसी जगह इन्होंने बताया इस बुक के बारे में कि तंत्र क्रियाओं से बिल्कुल पार और परे है. इसमें कुछ भी आडंबर नहीं है. देयर इज नथिंग को, कुछ भी डिफरेंट नहीं है. आपको जो एहसास होगा, जो एक्सपीरियंस होंगे, जो फीलिंग्स होंगे, आपके अंदर तक, आपके हृदय के एट योर माइंड लेवल, एट योर हार्ट लेवल ये बुक टच करेगी. एंड नई नई चीजें आएंगी जिससे आप इसको अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट कर पाएंगे, एक्सपीरियंस कर पाएंगे, एंड देख पाएंगे कि एक्चुअली हम कौन है. हमें अपने आप से मिलाने की किताब है, और ये कहा है फादर लैंसी पेरोल ने. तो आइए आप पढ़ें, एक एक पढ़ते जाते हैं. रजनी जी, वंस यू रीड वंस आई रीड. ओके, मैं सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करूं. आपने फर्स्ट वाला पढ़ लिया शायद. Yes, should I start now? यह जानकर मुझे सचमुच बहुत अच्छा लगा. नेक्स्ट पैराग्राफ प्लीज. ओके.
मैं अपने जीवन को साफ तौर पर दो हिस्सों में बांट सकती हूँ, एकार्ट टोल को पढ़ने से पहले और एकार्ट टोल को पढ़ने के बाद। एक अत्यंत आध्यात्मिक आर्य समाजी परिवार में जन्मी और एक फ्रांसीसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ी बढ़ी, मैं आध्यात्मिक किताबों में डूबी रहती थी। गुरुओं और प्रवचनकर्ताओं को खूब सुना करती थी। आध्यात्मिक शिविरों में हफ्तों बिताया करती थी। लेकिन यह एकार्ट टोल ही है जिनमें प्राचीन आध्यात्मिक सत्यों को छान कर उसे समकालीनता में उपयोगी और व्यवहारिक मार्गदर्शक पुस्तक के रूप में प्रस्तुत करने की अद्भुत क्षमता मैंने देखी है। रश्मि उदय सिंह, लेखिका तथा भोजन व स्वास्थ्य की स्तंभकार। तो रश्मि उदय सिंह का अगर आप जानते हैं, ये एक फूड कनोजियर है और ये आप इसकी इनकी बहुत जर्नल्स आते हैं, बहुत लिखती, कॉलम भी लिखती हैं ये। तो इनका बोलना स्पिरिचुअल टेक्स्ट में बहुत घुसी हुई थी, लेकिन एक्चुअली मैं इनको अपने आप से रूबरू करवाया इस ब्यूटीफुल किताब में जो हम पढ़ने वाले हैं। अब रोहित आर्या के बारे में पढ़ते हैं, जो जिन्होंने वो बहुत सुंदर किताब लिखी हुई है, मनी टैरो बुक। जी प्लीज पढ़ें। इस किताब में उन लोगों के जीवन में आशा और प्रकाश लाने की असाधारण क्षमता है जो यह मान बैठे हैं कि उनके जीवन में अब कुछ नहीं बचा है। मैंने इसे पढ़ने की बार बार सिफारिश की है और जिन्होंने इसे पढ़ा है उनमें आती हुई चमक भी मैंने देखी है। टैरो काउंसलर के रूप में अपने 13 वर्ष के अनुभव में मैंने पाया है कि जो लोग सहायता को बेहद जरूरत में थे, उन्हें कोई दूसरी किताब इतनी सहायता न कर पाई। सो आई होप आप सबको भी अगर सहायता की जरूरत है अपने अंदर झांकने की या कुछ लाइफ से मिलने की, तो किताब आपको हूबहू अपने आप से शायद रूबरू मिला दे। अब हम पढ़ते हैं कि देवदास मेनन ने क्या कहा है। ये ऑथर है स्टॉप स्लीप वॉकिंग थ्रू लाइफ के। आज के युग में प्रकाशित होने वाली यह सबसे अद्भुत पुस्तक है, एक ऐसी पुस्तक जो मानव चेतना में एक क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। इसे पढ़िए, लेकिन अपने दिमाग से नहीं, अपने अंतरंग तक इसकी आध्यात्मिक सुगंध को पहुंचने दीजिए। सो ये किताब हम धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं, हम जल्दी नहीं करेंगे, बिकॉज इस किताब के हर एक शब्द में, हर एक लाइन में एहसास है, और दिमाग से नहीं पढ़ेंगे, हम दिल से इसको करेंगे, सो दैट हमारी स्पिरिचुअल जर्नी और स्पिरिचुअल फ्लेवर हम सबको मालूम पड़े कि ये है क्या चीज। अब हम पढ़ते हैं कि सुमा वर्गिस ने क्या कहा, जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, मैनेजिंग एडिटर है लाइफ पॉजिटिव मैगजीन के। मैंने अब तक जितनी भी आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ी हैं, उनमें से इस पुस्तक ने मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव डाला है। आज अगर कोई मेरा आध्यात्मिक मार्गदर्शक है, तो यह पुस्तक ही है। इसे अवश्य पढ़ें, यह आपके जीवन को बदल सकती है। सो अगेन इस ये लाइफ चेंजिंग बुक है, डेफिनेटली मुझे लगता है आप सबको फर्क अच्छा लगेगा। बस रेगुलर रहिएगा, अगर लाइव नहीं भी कर पाए तो ऑफलाइन कर लीजिए, यूट्यूब पे कर लीजिएगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये किताब में कंटिन्यूएशन रखें। मीना कपूर जो एक साइकोथेरेपिस्ट हैं और प्रोड्यूसर ऑफ स्पिरिचुअल म्यूजिक की एल्बम्स की हैं, उन्होंने क्या बोला, सुनते हैं। अपनी शिक्षाओं में एकार्ट प्राचीन आध्यात्मिक मनीषियों की कालजयी व स्पष्ट व्याख्या के साथ साथ एक एक सूत्रीय गहरा संदेश देते हैं। वर्तमान की शक्ति के रूपांतरणकारी अनुभव के लिए खुद के द्वार खोल देना ही मानवीय दुख से बाहर निकलने का मार्ग है। अच्छा, बेस्ट चीज तो क्या है, टाइमलेस क्लैरिटी मिलेगी हमको बहुत स्पिरिचुअल मास्टर्स की। और इसका जो करा गया है, मतलब एक अमेजिंग बात है कि सारी चीज शुरू होती है हमारे वेदांतो उपनिषद से, लेकिन वो इतने कठिन लगते हैं, तो बाहर के लोग उनको ज्यादा पढ़ के उनको सरल भाषा में लिखकर वापस इंडिया में किताबें आती हैं, सिखाती है, तो मजा आएगा। है हमारे यहाँ से उपजी हुई, लेकिन वापस हमें आ रही है इंटरनेशनल ऑथर के थ्रू। ये सब तो हमने पढ़ा कि इंडियन ऑथर्स या इम्प्रेशनिस्ट ने क्या बोला। अब हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लोगों ने क्या बोला। बस ये 4 पढ़ लेंगे, नेक्स्ट पेज हम स्किप कर लेंगे, आपको एक आइडिया लग जाएगा। द प्लीज पढ़। पावर ऑफ द पावर ऑफ नाउ में संत लेखक एकार्ट टोल पाठकों का मार्गदर्शन करने के लिए शब्दों का कुछ इस तरह प्रयोग करते हैं कि वे उन्हें शब्दों के पार ले जाते हैं। सदा सर्वदा प्रेजेंट रहने के लिए प्रवेश द्वारों की ओर इंगित करते हुए व्यवहारिक, आध्यात्मिक, आधुनिक शुभ संदेश वाली यह पुस्तक अंतर्ज्ञान के ऐसे सत्यों के दर्शन कराती है जो हमें मुक्त कर देते हैं।
सो अगेन हम सब काफी कुछ मुक्त होने वाले हैं, रियलिटी से मिलेंगे, सच से मिलेंगे, और राइट नाउ प्रेजेंट होने की एक कला भी सीखेंगे। उससे बहुत सारी जर्नी में बहुत सारे द्वार भी खुलेंगे। अध्यात्म को प्रश्नोत्तरी के रूप में बोधगम्य बना दी इस पुस्तक में एकॉर्ड टॉल द्वारा ज्ञान के एकत्रित दानों को एक रोज की रोटी की तरह प्रस्तुत किया गया है। सत्य के खोजियों के इस युग में चैतन्य सजगता को प्रज्वलित करने वाली यह पुस्तक अवश्य ही पढ़ी जानी चाहिए। जी, सो अब हम पढ़ते हैं लामा सूर्यदास ने क्या बोला। ये है इंडियन, लेकिन अब्रॉड चले गए थे। इन्होंने एक बहुत सुंदर बुक लिखी है, अवेकनिंग द बुद्ध विद इन। अपने अंदर बुद्धा कैसे जगाए, मतलब बुद्धा मतलब एनलाइटेंड वन, राइट, नॉट लाइक भगवान बुद्धा, बट बुद्धा क्यों बोलते हैं उनका नाम, कि वो उठे थे, जागरूक हुए थे, एनलाइटेंड हुए थे। मैं आज के सभी आध्यात्मिक जिज्ञासुओं से इस अत्यंत प्रेरणादायक पुस्तक को पढ़ने के लिए पूरी गंभीरता के साथ संस्तुति करता हूँ। सो अगेन हमें बहुत कुछ मालूम पड़ेगा, जो हम सीकर्स हैं, जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, हमारे अंदर क्या इंस्पिरेशनल चीजें हैं या क्या हमें ढूंढना है। जब डिटेल में पढ़ेंगे, गंभीरता से पढ़ेंगे, तो हमें काफी कुछ मालूम पड़ेगा। लास्ट पढ़ते हैं। एकार्ट के शब्दों के पीछे एक ऐसी शक्ति है जो केवल किसी सर्वोच्च प्रतिष्ठित आध्यात्मिक शिक्षक में ही हो सकती है। अपनी इस विशाल उत्कृष्टता को गहराई से जीते हुए एकार्ट दूसरों को अपने साथ लेने के लिए उनका मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। सो हम सबके साथ लाइफ क्लियर हो रही है, और इसके साथ हम शुरू करते हैं वंडरफुल बुक शक्तिमान वर्तमान, द पावर ऑफ नाउ, गाइड टू स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट, आत्मज्ञान प्राप्त करने का एक सरल साधन। तो ब्रह्मांड के दिव्य प्रयोजन का रहस्योद्घाटन करने के लिए आप यहाँ हैं। इसी से विदित होता है कि आप किससे महत्वपूर्ण हैं। कहते हैं एकार्ट टोल, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, यू आर हियर टू इनेबल द डिवाइन पर्पस ऑफ द यूनिवर्स टू अनफोल्ड। दैट इज हाउ इम्पोर्टेंट यू आर। हम सब इम्पोर्टेंट हैं सृष्टि के निर्माण में। हम सब जब पैदा होते हैं ना, एक सोल लेवल पे एक अपना डिवाइन पर्पस लेके पैदा होते हैं, और यूनिवर्स में हम सब का रोल होता है, और हम सब इम्पोर्टेंट हैं। इस किताब में उससे हमें बताया जाएगा। ये इंडेक्स है, क्या क्या इसमें आएगा। तो काफी डिटेल किताब है, काफी लंबी चलने वाली है किताब। आई थिंक अबाउट 1.5-2 मंथ चलेगी। सो अब हम देखते हैं इस किताब में क्या आ रहा है। कंटेंट्स हमने ग्लैंस करे, बहुत कंटेंट्स हैं, करीबन 79-80 चैप्टर्स हैं। अब ये अनुवादक की ओर से फॉरवर्ड पढ़ते हैं। इंडियन एडिशन है ये, तो इंडियन एडिशन का फॉरवर्ड अब हम पढ़ते हैं। प्लीज पढ़ें। योगी इम्प्रेशंस का मैं सचमुच आभारी हूँ कि उन्होंने एकार्ट टॉल की किताब द पावर ऑफ नाउ का अनुवाद करने के लिए मुझे दिया, क्योंकि इसका अनुवाद करते करते ही इसने तो जैसा मेरा रूपांतरण ही कर दिया। अनुवाद करने के दौरान इसके शब्द, इसके वाक्य और इसकी विषय वस्तु मुझे भीतर तक इतनी प्रभावित करती चली गई कि मेरे अंदर बहुत कुछ बदलता चला गया। मेरे अंदर रहने वाली उद्विग्नता, व्यग्रता, अधीरता और दुख सदा के लिए विदा हो गए लगते हैं। लगता है कि जैसे मेरा जीवन समस्या रहित हो गया है। आध्यात्मिक रुचि रखने वाले अपने कुछ मित्रों के साथ बैठे हुए एक दिन जब मैंने अपनी इस अवस्था का जिक्र किया, तो उनमें से एक ने शायद मजाक में कहा, इसका मतलब तो यह हुआ कि आप एनलाइटेंड हो गए। इस पर मेरे अंदर से जो स्वतः स्फुरित उत्तर आया वह था, मैं नहीं जानता था कि एनलाइटनमेंट क्या होता है, लेकिन लगता है कि जैसे मुझ में अब कोई उद्विग्नता, कोई दुख नहीं रहा है, कोई समस्या नहीं रही है। सो अगेन हम बहुत अधीर होते हैं लाइफ में, बहुत कुछ करना होता है, कई बार जल्दबाजी करते हैं, कई बार समझ में नहीं आता, एक सामंजस्य में फंस जाते हैं, ये करे वो करे, कभी कंपैटिबिलिटी में फंस जाते हैं। लाइफ में हम बहुत सारी चीजें होती हैं और हम इम्प्रेशनिस्ट हो जाते हैं कि इसने कुछ बोला तो प्रभावित हो गए, इसने ऐसा बोला तो ऐसा ही करना पड़ेगा, बिकॉज ये एक नॉर्म बन गया है। तो चीजों के बारे में, टॉपिक्स के बारे में कई बार हमारे वर्जन्स अलग हो जाते हैं, और हमारी लाइफ में समस्या ही समस्या हो जाती है। लेकिन जब इस किताब में हम आते हैं, धीरे धीरे अध्यात्म रुचि रखते हैं,
स्पिरिचुअल एक अवेकनिंग होती है, तो हमें क्या फील होता है कि हाँ कहीं ना कहीं कुछ समझ में आ रहा है, इसको हम लाइफ में उतारेंगे तो डेफिनेटली स्फुरित फील करेंगे, अपने अंदर एक एनर्जी का एहसास होगा। ऑफ कोर्स एनलाइटमेंट हुई कि नहीं वो तो पता नहीं, लेकिन आगे हम पढ़ेंगे और हमें बहुत आगे सोचने को मिलेगा, समझने को मिलेगा, अडेप्ट करने को मिलेगा। आइए पढ़ें। वाकई इतनी प्रभावशाली है एकॉर्ड टोल की वह किताब जिसका अनुवाद इस समय आपके हाथों में है। आध्यात्मिक विषय का अनुवाद करना काफी कठिन होता है। कठिन इस अर्थ में कि ऐसे विषय में एक भाषा के शब्दों के उसी वजन तथा उसी विजन के शब्द दूसरी भाषा में मिल पाना कठिन होता है, चाहे वे अनुवाद किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में किया जा रहा हो। इस किताब का अनुवाद भी इस बात का कोई अपवाद नहीं रहा। इसलिए इस किताब में प्रयुक्त कुछ मुख्य व महत्वपूर्ण शब्दों का उल्लेख कर देना मैं आवश्यक समझ रहा हूँ, ताकि यह किताब हर हिंदी पाठक के भीतर भी उसी तरह उतर सके जैसे मुझ में उतरी है। तो ये बात तो सत्य है कि इंग्लिश वर्जन हिंदी वर्जन में थोड़ा सा डिफरेंस है, एंड मैं ट्राई करूंगी कि उन सबको एक आपका ब्रिज कर दूं गैप जो भी इसमें डिफरेंस है। कुछ शब्द कठिन यूज करे गए हैं, कुछ शब्द सरल यूज करे गए हैं, बट वो मेरा काम है थोड़ा सा, अगर आपको डिफिकल्ट भी लगे तो प्लीज चैट बॉक्स में डाल दीजिए, सो दैट आई कैन मेक योर पॉइंट्स क्लियर, मैं आपको क्लियर कर सकूं आपके कुछ भी हो तो। अब आगे पढ़ते हैं जी। मूल पुस्तक द पावर ऑफ नाउ में जो शब्द विशेष महत्व रखते हैं उनमें सबसे पहला है बीइंग। इस शब्द की व्याख्या स्वयं एकॉर्ड ने इस किताब में कई जगहों पर की है, इसलिए इस किताब को पढ़ते समय इस शब्द का गहन व गूढ़ अर्थ तो आपको स्वयं एकॉर्ड ही बता देंगे। हिंदी में इस शब्द के लिए कई शब्दों का प्रयोग किया जाता रहा है, जैसे अस्तित्व, वजूद, सत्व, आत्मा, अंतरात्मा इत्यादि। लेकिन इनमें से किसी का भी प्रयोग करने वाली जो समस्या सामने आती है वह यह है कि ये सभी शब्द हमारे हिंदी परिवेश में अपना एक अलग ही अर्थ रखते हैं और उसी अर्थ में वे हमारे मानस में रूढ़ भी हो गए हैं। इसलिए इनका प्रयोग करना हमें बीइंग तक पहुंचने में सहायक सिद्ध न होकर बाधक सिद्ध होगा। इसके अलावा अधिकांश ये शब्द बीइंग के अर्थ को पूरी पूरी तरह अभिव्यक्त भी नहीं कर पाते हैं। इसलिए जो पढ़ा जाए वही समझा जाए वाले सिद्धांत के अनुसार मैंने इसे रोमान हिंदी में बीइंग ही लिखने का निश्चय किया है, ताकि लेखक की बात और बीइंग का भाव आपकी समझ में सीधा सीधा उतर सके। दूसरा शब्द है एनलाइटनमेंट। इसके लिए आत्मज्ञान या ज्ञान प्राप्ति शब्दों का प्रयोग किया जाता है। काफी हद तक सटीक होने के बावजूद ये शब्द भी एनलाइटनमेंट की अपनी व्यापकता को पूरी तरह प्रकट नहीं कर पाते हैं। इसलिए लेखक की बात को आपके हृदय में सीधे व स्पष्ट रूप से उतारने के लिए मैंने इसे भी हिंदी रोमन में ही एनलाइटनमेंट लिखने का निश्चय किया है। तीसरा शब्द है प्रेजेंस या प्रेजेंट। इसके लिए आमतौर पर उपस्थित या विद्यमानता का प्रयोग किया जाता है, लेकिन उपस्थित तथा विद्यमानता में शारीरिक रूप से उपस्थित रहने की झलक अधिक रहती है, जबकि इस किताब में लेखक ने प्रेजेंस को एक ऐसे व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किया है जिसमें कि आप अपने शरीर के साथ साथ अपने ध्यान से, अवधान से, अपने पूरे वजूद से वही होते हैं जहां की आप हैं। अतः जिस शब्द के लिए मैंने आवश्यकता के अनुसार उपस्थित विद्यमानता के अलावा प्रेजेंस का भी प्रयोग किया है, इस किताब में अनेक स्थानों पर प्रयुक्त किया गया एक हिंदी शब्द है तादात्म्यता, जिसे अंग्रेजी के शब्द आइडेंटिफिकेशन के लिए प्रयोग किया गया है। तादात्म्यता उस अवस्था को कहते हैं जब आप अपना अस्तित्व को भूलकर खुद को किसी दूसरे के साथ इतना मिला देते हैं जैसे कि आप पूरी तरह उसके साथ अभिन्न, एकाकार और एक जान हो जाएं, धुल जाएं और खुद को वही समझने लगे, क्योंकि तब उसकी सोच ही आपकी सोच हो जाती है, चाहे वे कोई व्यक्ति हो, पंथ हो, दल हो या आपका अपना ही मन हो। इस किताब को पढ़ने के लिए इस शब्द का समझना बहुत महत्वपूर्ण है। सो अब मैं थोड़ा सा क्लैरिटी लाती हूँ। एक तो जो वर्ड बीइंग है, क्या है ये बीइंग? जैसे हम बोलते हैं लेट्स यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ योरसेल्फ। बी मतलब बनना, बीइंग मतलब रहना,
बनने की अवस्था में जैसे आप अभी हैं, जैसे आप हैं, बीइंग मतलब अभी प्रेजेंट टेंस में आप कैसे हैं। हाउ हैव यू बिन मतलब पास्ट टेंस, बी मतलब प्रेजेंट टेंस, और उस अवस्था में रहना उसको बोलेंगे बीइंग। वो वर्ड जो ट्रांसलेटर है उन्होंने बीइंग ही रखा है। सो वो हमें इजी रहेगा, जब हम पढ़ेंगे तो क्लैरिटी मिल जाएगी। अस्तित्व का मतलब क्या होता है, कोई बताएंगे मुझे? रजनी जी, विल यू टेल अस व्हाट डज अस्तित्व मीन? Pardon, क्या चीज बोला आपने? अस्तित्व, अस्तित्व आइडेंटिटी, मतलब हाँ, अपना फिजिकल अस्तित्व, अपना एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस, करेक्ट। वजूद, आपका क्या वजूद है, आपको क्या आइडेंटिटी है, क्या आप कहाँ खड़े हैं। सत्व, जो सच है। आत्मा, हमें पता है कि हमारी स्पिरिट, हमारी आत्मा। अंतरात्मा मतलब एक इनर गाइडेंस। सो वो क्या, आपको क्या गट फीलिंग आती है, अंतरात्मा क्या बोल रही है। ये वर्ड्स बहुत आएंगे इसमें। ये वर्ड, ये बुक जो है बहुत स्पिरिचुअल है। स्पिरिचुअल का मतलब क्या होता है कि आत्मा का एहसास, आत्मा की जर्नी में उसकी असलियत क्या है, आपकी असलियत क्या है। ये शरीर तो हमने धारण करा है एज अ बॉडी। हमें पता है कि आत्मा हमेशा निरंतर रहती है। एक जैसे कपड़े हम उतार के पहनते हैं रोज, ऐसे ही आत्मा एक शरीर का धारण करती है, फिर पंच तत्वों में आई है, उसे मिल जाती है, फिर एक नया शरीर ले लेती है। तो इसीलिए आत्मा के रूप हम हैं। हम एक्चुअली आत्मा है, उसके बारे में हम सीखेंगे इस किताब में। एनलाइटमेंट, एनलाइटमेंट बहुत आएगा इसमें। एनलाइटमेंट मतलब जो एनलाइटेंड हो गया, जिसको सत्य समझ में आ गया, यूनिवर्स का, सृष्टि का, क्या चीज है ये। तो ये बुद्धा के लिए एनलाइटमेंट यूज होता है, और हम भी एनलाइटमेंट की जर्नी में चल रहे हैं। सो डेफिनेटली आत्मज्ञान या ज्ञान प्राप्ति की जगह इस किताब में हम एनलाइटमेंट ही पढ़ेंगे। जिन लोगों को नहीं समझ में आएगा, आत्मज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन या ज्ञान प्राप्ति, नॉलेज मिलना, ठीक है। प्रेजेंस, जो प्रेजेंस शब्द है, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी कहाँ है, प्रेजेंट टेंस में क्या है। एक पास्ट टेंस होता है, एक फ्यूचर टेंस होता है। प्रेजेंट टेंस में अभी, तुरंत, इस समय क्या है। इस समय मैं बोल रही हूँ, इस समय मैंने जो प्रेजेंट बोला था वो भी एक क्षण पहले है। सो राइट नाउ क्या है। उपस्थिति या विद्यमानता, जो वर्ड्स हैं ये इसके साथ हैं, लेकिन ये प्रेजेंस ही इस्तेमाल करने वाले हैं, बिकॉज वो वाकई में अभी हमें समझ में आता है। आइडेंटिफिकेशन एक वर्ड है जो इन्होंने अगेन इस्तेमाल किया है। तो अगर तादिमता बोलेंगे तो टाइम लगेगा समझने में, इट्स ए टफ हिंदी वर्ड। जो आदमी अपने अस्तित्व को, अपनी आइडेंटिटी को खो देता है और वननेस में आ जाता है, सबके साथ आ जाता है कि मेरी आइडेंटिफिकेशन कुछ नहीं है, आई एम वन विद ऑल। ये नहीं कि मैं ये हूं, मैं वो हूं। वननेस आती है, वो आइडेंटिफिकेशन छोड़ के वननेस में आता है। तो उसके बारे में हम इस किताब में बात करेंगे। अनुवाद, हाँ, आगे कंप्लीट करें प्लीज। अनुवाद को काफी सरल करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जिस विषय पर यह किताब लिखी गई है, चूंकि यह एक गंभीर विषय है, इसलिए कहीं कहीं इसे एकदम तरल जैसा सरल नहीं किया जा सकता था। वहां, जैसा कि लेखक ने भी कहा है, अटक मत जाइएगा, बल्कि पढ़ते जाइएगा, क्योंकि आगे चलकर वह बात स्वयं स्पष्ट होती चली जाएगी। इस बुक की बहुत बड़ी खासियत है, कभी हमें लगेगा डाउट, अरे क्या मतलब है, बट हम जब फ्लो में रहेंगे, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्लैरिटी आ जाएगी। पावर ऑफ नाउ, हमें नाउ में रहना है। लेकिन अगर आप अटकते हैं तो चैट बॉक्स में टाइप जरूर कर दीजिए, सो दैट एटलीस्ट मैं साथ साथ में आपको बता पाऊं। आइए लास्ट पैराग्राफ पढ़ें। इस किताब में लेखक ने बुद्ध द्वारा दी गई एनलाइटनमेंट की परिभाषा का उल्लेख किया है, दुख का अंत हो जाना। उसी एनलाइटनमेंट की आपकी यात्रा का शुभारंभ है यह किताब। तो बहुत लोग हैं, हमने अब बहुत बुक्स पढ़ ली हैं। अब मुझे लगा था कि टाइम आ गया है, हम, थोड़ी हैवी कोर्स बुक है बट बहुत मीनिंगफुल है। मतलब इतनी ज्यादा अमेजिंग किताब है कि आप लोग जब पढ़ेंगे आपको समझ में आएगा कितनी इम्पोर्टेंट किताब है ये। आइए प्रस्तावना पढ़ते हैं। यह मेरा सौभाग्य ही था कि सितंबर 2000 में कनाडा के वै, वैंकूवर से ठीक बाहर फोर्ट्स आइलैंड के हॉलीहॉक से में एकॉर्ड के एक आध्यात्मिक शिविर रिट्रीट में भाग लेने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। जिस पुस्तक का अनुवाद इस समय आपके हाथों में है, उसे पढ़ने के बाद दुनिया के विभिन्न भागों से लगभग 120 लोग वहां एकत्र हुए थे। इस पुस्तक ने उनको इतनी गहराई तक प्रभावित किया था कि इस महान आध्यात्मिक शिक्षक को सुनने और उसकी संगत में कुछ दिन बिताने के लिए
वे विभिन्न महाद्वीपों से यात्रा करके वहां आए थे। सो अगेन ये जो किताब का आरंभ कर रहे हैं, प्रस्तावना कर रहे हैं, हम इस जर्नी से शुरू कर रहे हैं कि कैसे किताब बनी। सितंबर 2000 में शुरू हुआ था ये जर्नी। आज 22 साल हुए, बहुत पुरानी किताब नहीं है। और ये किताब फेमस कैसे हुई थी? एकहार्ट टोल की ये बुक, ओपरा विनफ्री ने अपने शो में इसके बारे में बताया था, ओवरनाइट सेंसेशन हो गई थी बुक। सो यहाँ जो आध्यात्मिक शिविर था, स्पिरिचुअल एक रिट्रीट था, वहां पे जो लोग आए, 120 पीपल आए, पता नहीं पूरे पूरे वर्ल्ड में कहाँ कहाँ से लोग आए, उन्होंने ये जर्नी जो साथ में बिताई, उसके बारे में ये स्टार्टिंग पॉइंट है कि वहां से स्टार्ट हुई। आइए और आगे बढ़ें। एकार्ट की शिक्षाओं के सार तत्व को अगर मुझे एक सूत्र में समेटना पड़े तो मैं उसे वर्तमान पल के प्रति सजग रहना ही कहूंगा। उनकी पुस्तक द पावर ऑफ नाउ, जिसका अनुवाद आपके हाथों में है, का भी सार तत्व यही है। उनके शब्दों को पढ़ते हुए इसे आप अपने अंदर गहराई तक महसूस भी करेंगे। अतीत में रमे रहने या भविष्य के बारे में चिंता करते रहने के बजाय एकार्ट हमें वर्तमान पर फोकस करने का रास्ता दिखाते हैं, जो कि चैतन्यता की एक अवस्था है, जो कि समय की बोझिल बेड़ियों से मुक्त होना है। उन्हीं के शब्दों में, भूतकाल में कभी कुछ घटित नहीं हुआ, जो कुछ घटित हुआ है वह अब में हुआ है। भविष्य में भी कभी कुछ घटित नहीं होगा, जो कुछ होगा वह अब में होगा। सो अगेन जो इसका सार्थत्व है वो सिंपल ये है कि हमें सब कुछ पावर ऑफ नाउ में रहना है। सारा कुछ एहसास यही है, अंदर से जब डीप डाउन हम जाएंगे हमें मालूम पड़ेगा कि पास्ट में सिर्फ लेसन्स हैं सीखने के लिए। लोग बोलते हैं ऐसा हो जाता तो ऐसा होता, नहीं, ऐसा हुआ है तो हमने क्या सीखा है, उसको हम प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल करके बीज बो सकते हैं फ्यूचर के लिए। लेकिन हम सोचे फ्यूचर में ऐसा हो जाए, तो फ्यूचर में होगा कि नहीं होगा पता नहीं, प्रेजेंट टेंस इंपॉर्टेंट है। यहाँ हम ऐसा काम करें, अवेयरनेस रखें कि हम अपने आप को फ्यूचर में लेकर जा रहे हैं। एकार्ट हमें बार 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 प्रेजेंट टेंस में फोकस करने को दिखाते हैं, तो सर हम चैतन्य की अवस्था में आए, अवेयरनेस की अवस्था में आए, और जो हमारे थॉट्स जो बोझिल बेड़ियां हो जाती है, हमें जो जकड़ लेती हैं, उसको हम फ्री हो पाए, लिबरेट हो पाए। सो भूतकाल में कुछ घटित नहीं हुआ, जो कुछ घटित घटित हुआ है वो अब में हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन को समझना कि पास्ट में nothing happened in the past, whatever happens is in the now। भविष्य में भी कुछ भी घटित नहीं होगा, जो कुछ होगा वो अब में होगा। इसका मतलब क्या हुआ? भविष्य में जो होगा वो आप एक्चुअली अभी उसके फाउंडेशन ले कर रहे हैं। अगर अभी फाउंडेशन अच्छी ले कर दी तो भविष्य में हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन अगर फाउंडेशन अभी ही वीक कर दी हमने, तो फ्यूचर में क्या होगा, उसके बारे में बुक है। आइए आगे पढ़ें। इस पुस्तक को प्रश्नोत्तरी वाले सरल स्वरूप में प्रस्तुत किया गया है, ताकि हमारे सामने हमारा सहज स्वभाव बना रहे। इससे यह पुस्तक पढ़ने में सरल और समझने में सुगम हो गई है। एक दिन में इसके कुछ ही पन्ने पढ़ना इस पुस्तक को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका होगा, ताकि पढ़े हुए शब्दों पर आप मनन मंथन व चिंतन कर सके और जो पढ़ा गया है उसके सत्य को अनुभव भी कर सके। एकार्ट एक मार्गदर्शक देवदूत की तरह जैसा आपका हाथ थाम लेते हैं और आपको साथ लेकर कदम दर कदम एक ऐसे जीवन की ओर आगे बढ़े रह रहे होते हैं जो दुख रहित है, चिंता रहित है। यह पुस्तक सविस्तार यह बताती है कि किस तरह अपने दुख हम खुद ही रच रहे हैं और खुद को अपने मन के साथ तादात्म्य कर लेने की, यानी खुद को अपने मन के साथ एकाकार व एक जान कर लेने की गलती हम लगातार करते रहते हैं। हम यह सोचने की गलती करते रहे हैं कि हम अपना मन ही है या यह मन ही हम हैं। लेकिन इस पुस्तक की विशेषता यह है कि जब भी हम इसे पढ़ते हैं तो अपने किसी प्रश्न के या अपने जीवन की किसी परिस्थिति के उत्तर स्वरूप हमें हर बार इसमें एक नया ही अर्थ मिल जाया करता है। सो अगर आप देखें लास्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है उन्होंने, कि ये किताब जो है हमें सत्य से मिलाती है। मनन मंथन हम कर सकते हैं जब किताब को हम दो चार पन्ने रोज पढ़ेंगे, सोचेंगे उसके बारे में। ये किताब सिर्फ पढ़ने में नहीं आती, ये किताब दिमाग में घूमती है और आप रिलेट करते हैं, कि आप अनुभूति लेते, एक्सपीरियंस करते हैं
अरे हाँ ये लिखा था, वाकई में ये ऐसा हो रहा है। तो किताब आपकी मार्गदर्शक रहती है, आपको एक आपका आपके मेंटर की तरह रहेगी। आप पढ़ रहे हो अभी, समझ रहे हो अभी, पर 4 घंटे के बाद भी कल सुबह उठोगे तभी भी कहीं ना कहीं आपके हाथ जैसे थाम के चल रही है आपके साथ। एंड आप इससे क्या होगा, आपकी टेंशन कम हो जाएगी, आपके दुख दर्द कम हो जाएंगे, आप समझ पाएंगे कि मैं ही हूँ जो रच रहा हूँ अपनी जिंदगी। आई एम द क्रिएटर। एंड जो आपने आइडेंटिटी बना ली है अपनी, अपने आप के लिए लेबल कर लिया है कि ऐसा है वैसा है, उससे आप अपने आप को डी लेबल कर पाएंगे, अनलेबल कर पाएंगे। और आपको फिर क्या सिखाया जाएगा कि आपके मन के साथ, कई लोग बोलते हैं वननेस होती है, ऐसा होता है वैसा होता है, जो पैराडाइम्स होते हैं जो जिसमें आपने अपने को फंसा रखा है, जो आप सोचने करते कि सोचने की वजह से ऐसा हुआ, ये मन भी हम ही हैं। हम कौन है? सोल। सोल की विशेषता क्या है कि हम आगे आगे बढ़ते जाएं इस जर्नी में, जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था उस तरफ आगे बढ़े, पर हम क्या फंस जाते हैं, ये ऐसा क्या करना है, वो वैसा क्या करना है, और हम पास्ट एंड फ्यूचर के गेम में रह जाते हैं। ये बुक का गेम क्या है, प्रेजेंट टेंस में आपको मीनिंग बताएगा, प्रश्न उत्तर की तरह ये किताब है, क्वेश्चन आंसर की तरह। तो एक क्वेश्चन करते हैं और उसका रिप्लाई आता है, तो बहुत इजी हो जाएगा हम सबकी जर्नी। आइए आगे बढ़े। इस पुस्तक की एक चमत्कारी विशेषता यह भी है कि एकॉर्ड हमें ऐसी जगह ले जाने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहे होते हैं जो कि शब्दों से परे है, जहां मौन बसता है। और तब हम उस मौन में, उस आंतरिक शांतता में, यानी अब में पहुंच जाते हैं। इस अब में, इस वर्तमान पल में समस्याओं का कोई वजूद ही नहीं रहता, क्योंकि उसमें तो सर्वत्र केवल वर्तमान ही वर्तमान विराजमान रहता है। सो अगेन हमें समझना चाहिए कि ये बुक ऐसी है, इतनी अमेजिंग है कि हमें अंदर से पीस मिलेगा इस बुक में पहुंचने में। हम प्रेजेंट टेंस में जब रहेंगे तो प्रेजेंट टेंस में प्रॉब्लम नहीं होती, प्रॉब्लम होती है हमारी सोच में। अभी प्रेजेंट में किसी के साथ कोई प्रॉब्लम है एट द मोमेंट नहीं, लेकिन थोड़े से पल के आगे हम सोच सकते हैं प्रॉब्लम है या पहले प्रॉब्लम थी। सो अगेन वर्तमान ही वर्तमान में विराजमान रहता है, इसके लिए हम बार 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 समझेंगे रियलिटी क्या है। अब वो पढ़ते हैं उसके बारे में। वास्तव में अनेक परंपराओं के गुरुओं द्वारा और विशेष रूप से भारतीय दर्शन द्वारा मौन को, शांतता को ही आध्यात्मिक पहलू का असल मार्ग माना गया है। और मौन की प्रज्ञा का महत्व सदा सर्वदा निस्संदेह प्रतिबिंबित भी होता आया है। बुद्ध पर एक वार्ता देने के दौरान श्री श्री रविशंकर ने कहा था, शब्द जीवन को नहीं ग्रहण कर सकते, शांतता कर सकती है। अद्वैत के समकालीन सुप्रसिद्ध विद्वान रमेश एस बालसेकर के शब्दों में, मौन की शक्ति दरअसल विचारों के बीच के अंतराल में ही विद्यमान रहा करती है। इसलिए जागृत होने के लिए हमें केवल इतना करने की जरूरत है कि अपने विचारों की निरंतर दौड़ को तनिक रोक दिया जाए। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग जानते हो रमेश एस बालशेखर को, इन्होंने इतनी रिसर्च करी है, ही इज मतलब कितना कुछ बोला है इन्होंने, एक इतनी सुंदर सुंदर लाइंस बोली हैं जो अगर हम समझे, इंग्लिश में थोड़ा अनुवाद करती हूँ तो कई बार शायद इजी हो जाए। मौन की शक्ति मतलब साइलेंस। तो इसमें इन्होंने लिखा है इसके बारे में, द होल पॉइंट इज दैट द पोटेंसी ऑफ साइलेंस लाइज इन द वेरी इंटरवल बिटवीन थॉट्स। थॉट्स के बीच में जो इंटरवल होता है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, तो साइलेंस होता है। इस किताब के दौरान बहुत लोग को साउंड ऑफ साइलेंस का मीनिंग समझ में आएगा कि साइलेंस की भी अपनी आवाज होती है। बहुत कम लोग शायद जानते होंगे, लेकिन जब मैं सुनाऊंगी आवाज, जब हम आगे बढ़ेंगे तो वो आपकी लाइफ में आप समझ पाएंगे कि हाँ अब ये आवाज सुनने में आ रही है। हम लोग अपनी थॉट्स में इतने उलझे रहते, ताना बाना बुन रहे होते हैं कि हम कभी भी साइलेंस में नहीं रह पाते। तभी जब आप कभी साइलेंस में बैठो बिना थॉट्स के, तो आप इंजॉय कर पाओगे अपनी खुद की अंदर की आवाज, साउंड ऑफ साइलेंस को। इसलिए हम जागरूक हो रहे हैं इस किताब के लिए, हमें वो जागृत होने के लिए किताब आ रही है कि हम थोड़ा सा उन थॉट्स को रोक दें। एंड थॉट्स को रोकने के लिए ब्रीदिंग भी डेफिनेटली काम आएगी, वो हम मेडिटेशन में धीरे धीरे करेंगे, सो दैट हम एक होलिस्टिक अप्रोच रखें इस बुक को अपनी लाइफ में उतारने के लिए। आइए एक हार्ट के बारे में और पढ़ते हैं। एकार्ट ताजा बयार के एक झोंके की तरह है
क्योंकि वह किसी खास परंपरा की या किसी खास गुरु की लीक पर नहीं चल रहे हैं। लेकिन फिर भी कमाल की बात यह है कि अपनी पहली किताब लिखकर ही उन्होंने न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल दिया है। प्रभावोत्पादकता में तो इस किताब का संदेश अद्वितीय है। कनाडा में पहली बार प्रकाशित होने से लेकर आज तक द पावर ऑफ नाउ की 20 लाख से अधिक प्रतियां बिक चुकी है और 30 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। मैं अनेक ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ जो यह दावा करते हैं कि इस किताब ने उनके जीवन का कायाकल्प कर दिया है, उनके संबंधों का कायाकल्प कर दिया है, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। शुभ हृदय से मेरी कामना है कि यह किताब आपके जीवन का व आपके संबंधों का भी कायाकल्प कर देगी। सो ये किताब ट्रांसफॉर्मेशनल है, एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर है, बहुत मैजिकल है और किसी भी संघ को, गुरु को, टीचिंग्स को नहीं बनाती। ये सिर्फ प्रेजेंस के बारे में बताती, बीइंग के बारे में बताती है। अनपैरेलल्ड किताब है और इस किताब ने इतनी सारी लोग की लाइफ में मैजिक लाया है। विदेश में बहुत कंट्रीज में लाखों किताबें छपी हैं। इसका ट्रांसलेशन ऑफ कोर्स हमारे गौतम सचदेवा ने किया है, मुंबई भारत के रहने वाले हैं। 2000 में रिट्रीट किया, 2001 में इस किताब का उन्होंने रूपांतर किया था। आइए और समझते हैं। यह बात वाकई अचंभित करने वाली है कि इस पुस्तक को प्राप्त करने का सौभाग्य हमें तब मिल रहा है जब मानव जाति एक नई सहस्त्राब्दी में प्रवेश कर रही है और मानवता चैतन्यता के एक उच्चतर स्तर पर आरूढ़ हो रही है। आध्यात्मिकता के मार्ग पर उमड़ कर आ रहे ऐसे लोगों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है जो अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करना चाहते हैं और जो इस संसार को एक बेहतर स्थान बनाने के लिए प्रयासरत हो रहे हैं। दरअसल हम सभी मनुष्य आध्यात्मिक ही हैं और इसी बात का बोध कराने में यह पुस्तक हमारी मदद करती है। एकार्ट के ही शब्दों में, मैं आपको ऐसा कोई आध्यात्मिक सत्य नहीं बता सकता जो कि आपके अंतरकरण की गहराई में पहले से ही विद्यमान ना हो और जिसे आप पहले से ही जानते ना हो। मैं तो आपको बस वह याद दिला सकता हूँ जिसे कि आप भूल गए हैं। सो अगेन ये किताब लिखी थी 2000 में, राइट? तो तभी उन्होंने बोला है कि सहस्त्राब्दी, मिलेनियम, लाइक 2000 शुरू हुआ था, नई मिलेनियम। ह्यूमैनिटी ने, मानव जाति ने कहाँ प्रवेश किया था? नई मिलेनियम में। और नई मिलेनियम में क्या हुआ था? चैतन्य के उच्चतर स्तर पर पहुंच आरूढ़ हो रही थी। इसका मतलब हम लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, हम सबकी हायर लेवल पे आ रही थी। कहते हैं ना, हर पीढ़ी दर पीढ़ी चेंज आता है। मदर अर्थ असेंशन हो रहा है, हम सब उजागर हो रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी हर जगह बहुत वाइडली अवेलेबल है, उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी हर जगह फैली हुई है। सो स्पिरिचुअलिटी के मार्ग पे बहुत सारे लोग चल रहे हैं, आप और हम भी सब चल रहे हैं। और इससे क्या होता है? लाइफ की क्वालिटी बेटर हो जाती है एंड हम अपने आप से बेटर रिलेशनशिप ले पाते हैं, दूसरे लोगों से बेटर रिलेशनशिप ले पाते हैं। और ये एक इंटरनल जर्नी है। अब स्पिरिचुअल ट्रूथ क्या है, आध्यात्मिक सत्य क्या है? कि आप अपने अंदर डीप विद इन, अपने खुद की गहराइयों के अंदर जाएंगे और वहां जो इंटेलिजेंस बसी हुई है उसको समझ पाएंगे। और इस किताब में जो हम भूले बैठे हैं ना, वो वापस याद आ जाएगा। जानते हम सब लोग सब कुछ हैं, लेकिन उसके ऊपर एक मुखौटा है, पैकेजिंग है, लेबल करा हुआ है, तो उसमें फंस जाते हैं, अंदर नहीं जा पाते। कहते हैं ना, अगर बहुत ज्यादा किसी चीज को आप वैक्स लगा दो, शाइन कर दो, तो वो अंदर चिकनाहट या पानी नहीं जा पाता। लैकर कर दो, तो यही चीज है। लकड़ी के ऊपर लैकर कर दो तो फिर लकड़ी खराब नहीं होती, राइट? तो वो लैकर पॉलिश जिसमें हम लगे हुए हैं, उस पैकेजिंग को हटाकर हम अपनी डीप डाउन लेयर्स में जाएंगे और इस बुक का रियलाइज करेंगे। आइए और आगे बढ़ें। उस शिविर के अंतिम दिन विदा होने से पहले जब हम अपना सामान पैक कर रहे थे, तब एकार्ट के विदाई शब्द थे, याद रखिए कि आप कहीं जा नहीं रहे हैं। सभी चीजें आनी जानी होती है, लेकिन जो घटित होता है आप वह नहीं है। आप तो वह शांत आकाश हैं जिसमें सब कुछ घटित हुआ करता है। और यही वह बात है जो यह पुस्तक आपको सविस्तार बताती है। यह वह सत्य है जो शब्दों में प्रकट हो गया है। यह सत्य कि जीवन क्या है अब। यह केवल एक पुस्तक नहीं है, बल्कि उससे भी बढ़कर बहुत कुछ है। यह आपके जीवन भर की संगी साथी है, सहयात्री है। ब्यूटिफुल।
सो एकहार्ट ने जब रिट्रीट खत्म हुआ, याद बोला हम सबको, याद रखें हम लोग कहीं भी कुछ कहीं नहीं जा रहे हैं, ऑल थिंग्स कम एंड गो, सब आता जाता रहता है, बट यू आर नॉट व्हाट हैपेंस, यू आर द साइलेंट स्पेस इन विच ऑल थिंग्स हैपन। तो हम नहीं है जो लाइफ में हमारे साथ चीजें हो रही हैं, हम वो साइलेंस हैं जो ऑब्जर्व कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, देख रहे हैं कि लाइफ में क्या हो रहा है। ये बुक बहुत डिटेल में आई गई है, इसमें सत्य बहुत डिटेल में बताया जाता है, सिंपली बताया जाता है, और ये बुक एक्चुअली ना लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल है और कंपेनियन रहेगी आपकी लाइफ में अगर आपको समझ में आ गया। कितनी सुंदर बुक है, प्रसन्नतामय व शांतिमय, इन हैप्पीनेस एंड पीस, गौतम सचदेवा, मुंबई, भारत, मार्च 2001। सो अब इस किताब में ग्रैटिट्यूड लिखा हुआ है, उसको भी पढ़ लेते हैं, फिर विषय परिचय, ऑथर का प्रीफेस पढ़ लेते हैं एकार्ट टोल का। आगे बढ़िए, लेट्स स्टार्ट। आभार, एक्नॉलेजमेंट्स। इस पुस्तक की सामग्री को इस प्रकाशन के रूप में रूपांतरित करने और उसे इस जगत के लिए उपलब्ध कराने में मिले उनके प्रेमपूर्ण हार्दिक सहयोग के लिए मैं पॉनी कोलॉथ का हृदय से आभारी हूँ। उनके साथ कार्य करने में बहुत आनंद आया। मैं कोरिया लेंडर व उन सभी अन्य लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने मुझे इस पुस्तक को लिखने के लिए उचित स्थान उपलब्ध करा के अपना अमूल्य योगदान दिया। वैंकूवर में एड्रीनी ब्रेडली, लंदन में मार्गरेट मिलर, ग्लेस्टनबरी इंग्लैंड में एनजी फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया के मेनलो पार्क में रिचर्ड और सोसालिटो में रैनी फ्रुंकिन, आप सभी का धन्यवाद। मैं शिरले स्पेक्समैन और होवार्ड क्वेलॉथ का आभारी हूँ जिन्होंने आरंभिक दिनों में लेखों की समीक्षा की और अनेक महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए, तथा अन्य लोगों के प्रति भी मैं कृतज्ञ हूँ जिन्होंने बाद में पुस्तक की समीक्षा के साथ साथ अंतर्दृष्टियां प्रदान की। सुश्री रोज डैंडविच का भी शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने बड़े प्रेम से और सुंदर रीति से इस पुस्तक की टाइप सेटिंग की। अंत में मैं अपने माता पिता के प्रति, अपने सभी आध्यात्मिक शिक्षकों, गुरुओं और सभी गुरुओं के परम गुरु इस जीवन के प्रति अपना प्रेम व कृतज्ञता अर्पित करना चाहता हूँ, क्योंकि इन सब के बिना इस पुस्तक का प्रादुर्भाव संभव नहीं था। सो बहुत लोग ग्रैटिट्यूड दिया, पेरेंट्स को, पब्लिशर्स को, राइटर्स को, स्क्रिप्ट डिजाइनर्स को। ये आप लोग सोचते हैं आभार क्यों पढ़ते हैं? मैं सोचती हूँ अगर आभार नहीं पढ़ेंगे तो हम एक्चुअली आभार कैसे व्यक्त कर पाएंगे एकार्ट टोल के लिए और इतनी सुंदर अनुवादन करने के लिए गौतम सचदेव के लिए। सो आभार ही तो सीखा है हमने ग्रैटिट्यूड में, मैजिक बुक में। सो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं 2-4 मिनट, बट बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम देखें कितना हार्दिक सहयोग दिया है लोगों ने, क्या क्या किसको फील किया है। आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो इंट्रोडक्शन है, विषय परिचय है। कल से चैप्टर 1 है, लेकिन विषय परिचय जो है एकार्ट टोल के शब्दों में है, उन्होंने खुद लिखा है, और इससे आपको और क्लैरिटी मिलेगी कि आप लाइफ में क्या चाहते हैं। इस पुस्तक का अवतरण, द ओरिजिन ऑफ दिस बुक, आइए पढ़ते हैं। अतीत को मैं कोई खास महत्व नहीं दिया करता हूँ और ना ही उसके बारे में शायद कभी सोचता हूँ। फिर भी संक्षेप में मैं यह बताना चाहता हूँ कि किस तरह से मैं एक आध्यात्मिक शिक्षक बना और किस तरह से यह किताब वजूद में आई। अपने उम्र के 30वें साल तक मैं लगातार ही व्यग्रता, चिंता और मनस्ताप की अवस्था में रहता आया था, जिसके बीच में कभी कभी आत्मघाती अवसाद का दौर भी आ जाया करता था। यह बताते हुए अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं अपने पूर्व जन्म की या किसी और के जीवन की बात आपको बता रहा हूँ। सो अगेन इस किताब में आप लोग को बहुत कुछ लगेगा कि क्या अवसाद है, सुसाइडल डिप्रेशन लोग के साथ हो जाते हैं, और लोग अपने पास्ट लाइफ के बारे में बात करते हैं, और लोग इसको ब्रीफ में चाहते हैं। लेकिन इस किताब के एग्जिस्टेंस जो वजूद आया है वो बहुत चीजों के साथ आया है। तो कितने सारे लोग एंजाइटी में रहते हैं, चिंता में रहते हैं, मनस्ताप में रहते हैं, और उस अवस्था में लाइक अब कितना कुछ लाइफ में होता है जो इस किताब के थ्रू हम सबकी लाइफ में शायद खत्म हो जाए। मतलब आज भी आई थिंक बहुत लोग लॉक्ड इन है, मैं पर्सनली जानती हूँ उसके बारे में, कि बोलते हैं हमें डिप्रेशन था, हम सुसाइडल थे, हमें बहुत एंजाइटी पैंग्स होते हैं, हम बहुत सोच विचार में रहते हैं, और दिस इज वेरी कॉमन। अभी परसों ही हालांकि बहुत डॉक्टर कपल्स हैं, उनकी 18 साल की बिटिया ने डॉग की लीश से अपने आप को हैंग कर लिया पंखे से, शी डाइड, एंजाइटी की शिकार थी।
अगर ये किताब पढ़ ली होती शायद उस बच्चे ने उस उम्र में, तो शायद आगे पहुंच पाती। तो हम लोग बहुत लकी हैं, आभार इस किताब का कि हमारी लाइफ में ये आ रही है और इतना कुछ देकर जाने वाली है। इसका मुझे यकीन है, सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आई नो आप सब बोलने वाले हैं कि इतना कुछ आएगा। हम आसपास बच्चों को सोसाइटल टेंडेंसीज हैं, लोग कर लेते हैं। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज अवेयरनेस नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कौन हैं। आइए आगे पढ़ते हैं। मेरे 29वें जन्मदिन के कुछ ही दिनों बाद की बात है कि एक सुबह जब मेरी नींद काफी जल्दी खुल गई थी, तब एक अजीब सी घबराहट का एहसास मुझ पर हावी था। इससे पहले भी कई बार मैं ऐसी अवस्था में जाग चुका था, लेकिन पिछली किसी भी बार की अपेक्षा इस बार यह एहसास कुछ अधिक ही सघन था। रात का सन्नाटा, अंधेरे कमरों के में फर्नीचर की धुंधली आकृतियां, कहीं दूर से गुजरती रेल की आवाज, यह सब कुछ मुझे इतना गैर, इतना खराब, इतना बेमानी लग रहा था कि उसने मेरे अंदर संसार के प्रति एक गहरी विरक्ति, अरुचि व अनिच्छा पैदा कर दी। लेकिन सबसे बड़ी अनिच्छा व अरुचि तो मेरे अपने अस्तित्व के प्रति थी। दुख के इस बोझ को ढोते ढोते जिंदा रहने का मतलब क्या है? इस अविराम संघर्ष से जूझते हुए जीना क्या जरूरी है? मैं महसूस कर रहा था कि जिंदा रहने की सहज इच्छा के मुकाबले जीवन को खत्म कर देने की, अपने वजूद को मिटा देने की एक प्रबल इच्छा उस समय अधिक सबल हो गई थी। वेरी नाइस। तो अच्छा क्वेश्चन है, मनस्पत, मनस्पत का मतलब होता है जो आपका मन का दुख रहता है, मनस्ताप। तो मैंने अभी वही बोला, एंजाइटी, डिप्रेशन, आत्मघाती मतलब सुसाइडल। सो ऑल दीज मैंने अभी इसको वही सिंपल ट्रांसलेट किया। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड कि हम कैसे इसको आगे कर सकते हैं। अब कई लोग की नींद जल्दी खुल जाती है, रात में सो नहीं पाते हैं, सोच विचार उनको एकदम परेशान करते हैं, घबरा जाते हैं, पैल्पिटेशन होती है, यहाँ पर पसीना आता है। क्यों इस अवस्था में क्यों पहुंचे? बिकॉज हम लोग मॉडर्न मैन, कॉमन मैन का आजकल समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है। कई लोग रात का सन्नाटा डिप्रेशन में आता है, अंधेरे कमरे में नहीं रह पाते, बिकॉज अपने आप से नहीं मिले तो डर लगता है, बाकी चीजों अनिच्छा पैदा कर देते हैं, गहरी विरक्ति, अरुचि हो जाती है। सो हमें समझना है कि लाइफ हमारी मीनिंगलेस नहीं है, हम हॉस्टाइल नहीं होना चाहते, हमें इस वर्ल्ड में अपने आप को बर्डन नहीं करना है, मिजरेबल नहीं बनना है। इसको रहते रहते रोते रोते बहुत परेशान शायद हो चुके लोग। तो अब अपने आप को अपने आप से मिलने के लिए ये किताब है, संघर्ष जो स्ट्रगल हमने किया है उसकी जगह अब सिंपल सरल जीवन जीना, वो इस किताब में हमको धीरे धीरे बताएगा। आइए आगे पढ़ते हैं। अपने इस जीवन को मैं अब और नहीं खींच सकता, यही बात मेरे मन में बार बार आए जा रही थी। और तब अचानक ही मैंने ध्यान दिया कि एक अजीब सा विचार मेरे ही अंदर से उठकर आ रहा है। मैं एक हूँ या दो हूँ? अगर मैं अपने जीवन को खींच नहीं पा रहा हूँ, तो फिर तो मुझ में दो अस्तित्व मौजूद है, मैं और यह जीवन जिसे कि मैं खींच नहीं पा रहा हूँ। ऐसा हो सकता है, मैंने सोचा, लेकिन उनमें से एक ही तो वास्तविक होगा। तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि मेरे अंदर की दिस लिटिल वॉइस इन मी हमेशा बोलती रहती है, क्या है मतलब मैं अलग हूँ, प्राची अलग है और ये लिटिल वॉइस अलग है, या कभी गट फीलिंग आ रही है, तो क्या है मतलब व्हाट इज इट? तो ये किताब हमें एक्चुअल रियलिटी बताने वाली धीरे धीरे कि क्या चीज है वो, क्या आप हो, क्या आपकी आत्मा है, क्या अंतरात्मा है, व्हाट इज इट एक्चुअली? आप एक हो लेकिन क्या चीजें हैं वो हमको बताएगा। जी आगे बढ़े। इस अनोखे बोध से मैं इतना चकित था कि मेरा दिमाग एकदम ठहर सा गया था। हालांकि मैं पूरी तरह सचेत था, लेकिन मन एकदम विचार रहित था। फिर मुझे लगा जैसे मैं किसी शक्ति के एक भंवर में घूमता हुआ नीचे की ओर जा रहा हूँ। आरंभ में तो इसकी गति धीमी थी, लेकिन फिर तेज होती गई। एक प्रचंड भय ने मुझे दबोच लिया था और मेरा सारा शरीर कांपने लगा था। तभी मुझे ये शब्द सुनाई पड़े, किसी भी चीज का प्रतिरोध ना करो। यह ध्वनि जैसे मेरे ही हृदय स्थल से आई थी। मैं खुद को एक शून्य में खींचता हुआ महसूस कर रहा था, और मुझे यह भी लग रहा था कि वह शून्य, वह रिक्तता कहीं बाहर नहीं बल्कि मेरे ही भीतर है। और फिर अचानक ही मेरा वह भय तिरोहित हो गया, और फिर मैंने खुद को उस शून्य में उतर जाने दिया। इसके बाद क्या हुआ वह मुझे याद नहीं है।
सो एकहार्ट टोल खुद भी इस लाइफ से गुजर चुके हैं, तभी इस किताब का के माध्यम से खुद को ठीक कर पाए, बाकी लोग को ठीक कर पा रहे हैं। सो इस पैराग्राफ को हम ट्रांसलेट करते हैं। ये जो अनोखा बोध हुआ, स्ट्रेंज रियलाइजेशन हुई उनको, उनका दिमाग एकदम से ठहर गया, लाइक हो गया कि जबकि वो पूरे अवेयर थे, कॉन्शियस थे, लेकिन एकदम से थॉट्स नहीं थी, एकदम लाइक क्वाइट हो गए। पावर ऑफ नाउ, साइलेंस से उन्होंने मिला। उसके पहले एक भावर घूम रहा था अंदर, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, और उस भावर ने उनको दबोच लिया था, और उनकी पूरी बॉडी में लाइक शिवर हो रहा था, लेकिन क्या मैं कहाँ हूँ, क्या हो रहा है। तो उन्हें क्या मैसेज आया उनके अंतरात्मा से? किसी भी चीज का प्रतिरोध ना करो, रेजिस्ट नथिंग। हम लोग रेजिस्ट करते हैं चीजों को कि ये नहीं, ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए। एक्सेप्टेंस, ग्रेटेस्ट सीक्रेट, रोंडा बर्न की मूवी में भी यही है, आई मीन बुक में, वेलकमिंग। सो ये जो किताब है ना, रेजिस्ट नहीं करना है। जो अभी उनको आवाज जो आई उनके अंदर से आई, सो ये उनको उस पॉइंट पे ले गई जहां वो एक्चुअल महसूस करने लगे कि ओ माय गॉड। उसके पहले क्या लग रहा था उनको? एम्प्टीनेस लग रहा था, कि मैं डर लग रहा था, और एकदम से भय थे, रोहित हो गए, फ्री फ्रॉम भय, फ्री फ्रॉम फियर। और अब उनको लगा कि ये जो वननेस है, मुझे इसमें अपने आप को उतरना है। और उन्होंने अपने आप को अपने फिर याद दिलाया कि मुझे अभी इस लाइफ में रहना है। मैं उस वर्ल्ड में नहीं गिरना चाहता, मैं उठना चाहता हूँ, और देखना चाहता हूँ कि क्या होने वाला है मेरी लाइफ में। आइए आगे पढ़ते हैं। मेरी नींद खिड़की के बाहर चिड़ियों के चहकने की आवाज से टूटी। ऐसा लग रहा था जैसे ऐसी ध्वनि मैंने पहले कभी नहीं सुनी थी। मेरी आंखें अभी भी बंद थी, लेकिन मुझे एक कीमती हीरे की छवि दिखाई दी। जी हाँ, हीरा अगर ध्वनि कर सकता तो उसकी ध्वनि शायद ऐसी ही होती। मैंने अपनी आंखें खोली। भोर की पहली किरणें पदों से छन छन कर अंदर आ रही थी। बिना कोई विचार किए मैंने महसूस किया, मुझे भान हुआ कि जितना हम जानते हैं उससे कहीं अधिक तो अभी प्रकाश में आना शेष है, और वह असीम है। पर्दों में से झांकता वे सौम्य ज्योतिर्मय प्रकाश साक्षात प्रेम था। मेरी आंखों में आंसू छलक आए। मैं उठ गया और कमरे में चहलकदमी करने लगा। वह कमरा मेरा जाना पहचाना था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने वह कमरा पहले कभी देखा ही नहीं था। हर चीज एकदम नई और पहली बार देखी जा रही लग रही थी, मानो वे अभी अभी अस्तित्व में आई हो। मैंने कुछ चीजों को उठा कर देखा, पेंसिल को, एक खाली बोतल को, और उनकी सुंदरता व सजीवता को मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया था। सो आप लोग में से कई आप लोग लगा कि गहरा खाई है, मैं गिरते जा रहा हूँ सपनों की दुनिया में, या आप जब क्लोज होते हैं। तो इन्होंने क्या किया, उस गहराई में गिरते चले गए, और उनकी आंखें बंद थी, बट वो पूरे अवेयर थे, मेडिटेशन करते, उसको कई बार ट्रांस भी बोलते हैं। कैसे उनके वो कैसे निकले ट्रांस से बाहर? चिड़िया की आवाज आई। उन्हें लगा कि ये पहले मैंने कभी भी नहीं सुना। चिड़िया की आवाज हम सुनते आए हैं ना बचपन से, कितनी बार सुनी है, लेकिन आज उनको पहली बार लगा कि ओ माय गॉड, ये तो कोई नई आवाज है, एक कीमती हीरा है। जैसे उनको एकदम प्रकाश, कई लोगों को दिखता है, आई मीन आप लोग को लगता है कि वो लाइट का एहसास है जब आपने आंखें मेडिटेट बंद करी है। वो हमारे अंदर का थर्ड जो स्पिरिचुअल हमारी आय होती है, ये टनल से जाती है जहाँ प्रकाश दिखता है, क्लैरिटी दिखती है। बोलते हैं यहाँ से हम फ्यूचर को देख पाते हैं। जो विजनरी होते हैं, जो फ्यूचरिस्टिक होते हैं, उनकी थर्ड आई का चक्र खुला हुआ रहता है। उनको प्रकाश फील हुआ, उनको लगा कि ओ माय गॉड, ये कोई है, दिस इज अमेजिंग, इतना ब्राइट रेडियंट लाइट जो है, दिस इज ट्रू लव। और उनकी आंखों से आंसू आ गए, पर उनको रियलिटी का मालूम पड़ गया, और उन्होंने कई चीजें ऐसे विटनेस करी जिसे पहले कभी देखी ही नहीं हो। तो आई होप ये सारे फीलिंग्स हमें भी आए, हम भी मंत्रमुग्ध हो जाएं, हम भी मेस्मराइज हो जाएं, और हम भी सब कुछ को एंजॉय करने लगे जैसे वो है। और हम ये नहीं चाहें कि ये बदल जाता तो बेटर होता, ये ऐसा होता तो बेटर होता। एट द मोमेंट, अभी प्रेजेंट टेंस में हम एंजॉय कर पाए कि व्हाट इज इट लाइक। आइए आगे बढ़े। उस दिन मैं शहर में घूमता रहा और इस धरती पर जीवन के चमत्कार पर विस्मित व चकित होता रहा, जैसे इस संसार में मैंने अभी अभी जन्म लिया हो। अगले 5 महीनों तक मैं एक अनवरत व अविच्छिन्न गहन शांति व आनंद की अवस्था में रहा। उसके बाद
उसकी शिद्दत कम होने लगी, या ऐसा शायद इसलिए लगा हो क्योंकि वही अब मेरी स्वाभाविक अवस्था रहने लगी थी। अपने सांसारिक कामकाज मैं तब भी करता रहा था, लेकिन मुझे यह बोध तो हो ही गया था कि जो कुछ भी मैं करूंगा वह शायद ही उसमें कोई इजाफा करे जो कि मेरे पास पहले से ही है। सो अगेन कई लोग को डिफिकल्ट वर्ड्स लग रहे हैं तो मैं बताती हूँ। पृथ्वी पे मैजिक है और उससे मैं अमेज हो जाता हूँ, ये फीलिंग उनको आई। और वो जो इसमें लिखा है अविच्छिन्न गहन शांति, एक डीप ब्लिसफुल पीसफुल स्टेट, उनको फील हुआ कि वाओ मैं एकदम गहरे पीस में हूँ, जिसमें कोई इंटरप्ट नहीं कर सकता, कोई भी नहीं आ सकता। और उनकी जो फीलिंग है वो इतनी ज्यादा डीप थी कि उनको लगा माय गॉड मुझे तो ये ब्लिस मिल गया, मुझे सब कुछ मिल गया और मैं इसके साथ रह सकता हूँ टिल माय एंटायर लाइफ। तो उनको सब वर्ल्ड में जो चीजें हमारे साथ हो रही है उसका फीलिंग आई कि वर्ल्ड में एक्चुअल रियलिटी क्या है, सत्य क्या है। और उसको उन्होंने आगे एक्सपैंड किया, उसका इजाफा किया। और आगे फिर क्या हुआ पढ़ते हैं। दरअसल मैं तो यह जान गया था कि मेरे साथ कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, अर्थपूर्ण व सांकेतिक घटित हुआ है, लेकिन वह क्या है यह मैं नहीं समझ पा रहा था। और यह बात मेरे समझ में तब तक नहीं आई जब तक कि कई साल तक आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने और अनेक आध्यात्मिक गुरुओं की संगत में रहने के बाद मुझे यह भान नहीं हो गया कि लोग जिस चीज की तलाश में है वह तो मुझे पहले ही प्राप्त हो चुकी है। मैं समझ गया कि उस रात की पीड़ा के सदन दबाव में दुख और भय से भरे मेरे अहन के साथ कि मेरी तादम्यता से मेरी चेतना को बलपूर्वक अलग कर दिया है। वह अहम जो कि मूलतः मन द्वारा रचित एक मिथ्या रूप ही हुआ करता था, निश्चित ही वह अलग व असंग किया जाना इतना जोरदार रहा था कि मिथ्या तथा दुख रूपी वह अहम तत्काल ही पूरी तरह ऐसे ध्वस्त हो गया जैसे हवा से फुलाए गए खिलौने में से डांट को निकाल दिया गया हो। इसके बाद जो कुछ शेष रह गया था वह था मेरा वास्तविक स्वरूप, यानी सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला जो मैं हूँ, अर्थात नाम व रूप के साथ तारतम्य किए जाने से पहले वाली मेरी चेतना अपनी विशुद्ध अवस्था में। बाद में अपने अंदर स्थित उस क्षेत्र में प्रवेश करना भी मैंने सीखा जो कि समय व मृत्यु से परे रहता है, जिसे कि मैंने उस शून्य में लेकिन पूरी तरह चैतन्य रूप में अनुभव किया था। मैं इतनी अनिर्वचनीय आनंद तथा पवित्रता की अवस्थाओं में रहा कि जिस आरंभिक अनुभव का वर्णन मैंने अभी ऊपर किया है वह भी इनकी तुलना में फीका पड़ जाता है। एक ऐसा भी समय आया कि जब भौतिक व सांसारिक स्तर पर मेरे पास कुछ नहीं बचा, ना कोई संबंध, ना रोजगार, ना घर और ना ही सामाजिक परिभाषा वाली कोई पहचान। लगभग 2 साल मैंने पार्कों की बेंचों पर परम आह्लाद की अवस्था में बैठे बैठे व्यतीत किए। तो शॉर्ट में बताती हूँ, बहुत ज्यादा टफ हिंदी थी, मतलब जिन लोगों को नहीं समझ में आया एक बार मैं बताती हूँ। सो स्पिरिचुअल टेक्स्ट की बहुत पढ़ाई करी एकार्ट टोल ने, और बहुत सारे गुरुओं के साथ भी वो रहे। तो उन वो क्या खोज रहे थे, कुछ उनके अंदर खालीपन था तो उसको खोज रहे थे। जिस रात उनको अवेकनिंग हुई, दर्द आया, पीड़ा आई, या उसके बाद जो एहसास हुआ, वो बहुत बहुत उनकी कॉन्शियसनेस को एक डिफरेंट आइडेंटिटी उन्होंने दी हुई थी, राइट। उसको उन्होंने अलग किया, अपने ईगो को अलग किया, जो एक फॉल्स रूप बताते हैं कि ये मिथ्या है, ईगो मेरा अहम, मेरे दिस इज मैं, ये मैं हूँ, मैं। तो मैं को अलग करके जब उन्होंने रियलाइज किया तो उन्होंने फील किया कि मेरा ट्रूथ, असली सच्चे क्या है, सत्य क्या है, सत्य क्या है। तो सदा सर्वदा विद्यमान रहने वाला जो मैं हूँ, एवर प्रेजेंट मी, हमेशा मेरी जो आइडेंटिटी बनाई गई है वो अलग है। मेरी चेतना अपनी विशुद्ध अवस्था में है, माई अवेयरनेस इज इन द ट्रू फॉर्म। और फिर बोला गया कि अपने अंदर स्थित उस क्षेत्र में प्रवेश किया, सीखा कि समय व मृत्यु से परे होता है। सो मृत्यु तो मृत्यु जब आएगी आएगी, बट समय इट्स राइट नाउ, समय को लिव करना है, उसको वेस्ट नहीं करना है हमें। और जो वर्ल्ड में वो गए उन्होंने क्या रियलाइज किया, कॉन्शियसनेस एकदम उनकी बढ़ गई थी।
और अनवर्चनीय आनंद, मतलब इनडिस्क्राइबेबल जॉय उनको फील हुआ। तो उन्होंने रियलाइज किया कि दिस इज व्हाट ट्रूथ इज। आई होप ये जॉय हम सबको भी मिले। आई होप हम भी भौतिक सांसारिक स्तर पे अपने आप को, अपने संबंधों को, अपनी डेली लाइफस्टाइल को, अपने घर में, अपने जो भी हमारे साथ हो रहा है उन सब में एक इजाफा ला पाए, एक बेहतरीन कर पाए, अपने आप को एलिवेट कर पाए। ऑफ कोर्स ये कट ऑफ हो गए जब उनको इतना मैजिक मिला, 2 साल इन्होंने एक डिफिकल्ट सिचुएशन में किया, बट वहां भी इनको बहुत जॉय मिला। आइए आगे बढ़े। आई होप द टर्मिनोलॉजी क्लियर हो रही है, जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं आपको ट्रांसलेशन में समझ में आ रहा है। आपका फीडबैक बेटर करेगा मेरे लिए कुछ आगे बढ़ने में। सो इफ यू वांट आप लिख सकते हैं। जी आगे बढ़े। वैसे तो ऐसे परम सुंदर अनुभवों का आना जाना होता रहता है, लेकिन किसी भी अनुभव की तुलना में शायद जो सबसे अधिक मौलिक अनुभव रहता है वह है अपने अंदर शांति के उस अंत प्रभाव का बना रहना, जो कि उस रात से मुझे छोड़कर फिर नहीं गया है। कभी कभी तो यह बहुत सबल हो जाता है, इतना सबल कि लगभग स्पर्श गोचर हो जाए और दूसरे भी उसे महसूस कर पाए। और कभी कभी यह पृष्ठभूमि में चला जाता है, कहीं दूर बजती संगीत की किसी स्वर लहरी की तरह हो जाता है। बाद में लोग अक्सर मेरे पास आने लगे और कहने लगे, जो आपको मिला है वह मुझे भी चाहिए, क्या आप मुझे वह दे सकते हैं या उसको पाने का तरीका बता सकते हैं? और मैं कहता, वह तो आपके अंदर पहले से ही है, उसे आप बस महसूस नहीं कर पा रहे हैं, और वह इसलिए क्योंकि आपका मन बहुत अधिक शोर मचाए रहता है। मेरा यही उत्तर बाद में एक पुस्तक के रूप में विकसित हो गया, जो कि अब आपके हाथों में है। इससे पहले कि मैं जान पाता, मुझे पुनः एक सांसारिक पहचान दे दी गई थी। मुझे एक आध्यात्मिक शिक्षक कहा जाने लगा। तो ये जो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हुए, ये आते जाते रहते हैं लाइफ में, अच्छे आएंगे, अच्छे नहीं आएंगे। सबसे फंडामेंटल चीज क्या है कि हमें अपने अंदर पीस मिल रहा है कि नहीं, हमें अपने अंदर एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, क्या फीलिंग हो रही है। और अगर हम उसके साथ पहुंच पाए तो हम उसको शायद वो पैल्पेबल हो, शायद स्पर्श गोचर हो, आप उसको फील कर पाए, टच कर पाए, स्पर्श कर पाए, उसको महसूस कर पाए। ये इसके बारे में चैप्टर है और ये बहुत ज्यादा म्यूजिकल है, मैजिकल है। और कई लोग बाद में पूछने लगे कि आपको जो मिला उस दिन वो आप हमें समझाएं। तो उन्होंने क्या बोला, मिलेगा, लेकिन अभी आपके अंदर बहुत चिड़ी पक रही है, आपके अंदर बहुत थॉट्स हैं, आपने उसको ना हचल मचल कर रखी है। क्योंकि एक साइंस बोलती है कि हमारे हर सेकंड पे एक थॉट हम करते हैं, तो लाखों थॉट्स दिन में आती हैं, हजारों थॉट्स दिन में आती हैं। तो अब उससे कैसे निकलना है, ये बुक धीरे धीरे हमें एक आइडेंटिटी देगी पहचानने के लिए लाइफ को। और ऑफ कोर्स इनको आइडेंटिटी जो मिली स्पिरिचुअल कोच की, स्पिरिचुअल टीचर की मिली, और इनकी स्पिरिचुअल टीचिंग से हम बहुत आगे बढ़ेंगे। कल एक और सत्य के बारे में इंट्रोडक्शन में ही पढ़ेंगे। आज इतना ही, बिकॉज थोड़ी सी हिंदी ज्यादा है, धीरे धीरे चलेंगे। एज आई सेड कोई जल्दी नहीं है हमें। समझते हैं। कल मेरे ख्याल से चैप्टर 1 शुरू कर देंगे, इसको इंट्रोडक्शन कंप्लीट करके। सो अभी हम मेडिटेट करें या कुछ आपको क्वेश्चंस हैं? लेट मी नो क्वेश्चंस हैं तो उनको आंसर कर लेते हैं। तो छोटी सी मेडिटेशन कर लेते हैं। मैं आपको एक साउंड सुनाना चाहती हूँ जो आपको शायद कल परसों में अपने आप सुनने शुरू हो जाए। वो मेडिटेशन में उस साउंड को भी लाऊंगी। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल साउंड, इट्स कॉल्ड द साउंड ऑफ साइलेंस। तो थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं। एंड जो हमारी ये जो मेडिटेशन होने वाली है साइलेंस में होगी, नो बैकग्राउंड म्यूजिक। म्यूजिक जो होगा हमारे अंदर आसपास जो आवाजें हैं, अगर आपके आसपास पंखा, एसी, कूलर चल रहा है, डॉग बार्क कर रहा है, वो आपकी आवाजें होंगी, उनके साथ रहिएगा, क्योंकि तभी आप पावर ऑफ नाउ में आ पाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें समझनी है कि पावर ऑफ नाउ इज विद इन अस। आइए हम शुरू करते हैं अपनी ब्यूटीफुल जर्नी। तो मैं ये स्टॉप शेयरिंग। ऑलराइट, सो आप सब जिनको जो पहली बार आए हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, तो अपनी बैक स्ट्रेट कर लें एकदम, आंखें धीरे से बंद, चेहरे पे छोटी सी मुस्कान, हथेलियां आसमान की तरफ देखते हुए, आपकी जांघों पर, आपकी लैप्स पे, लेग्स पे। गहरी लंबी सांस लें। जब हम सांस लेंगे हमारा पेट फूलेगा बलून की तरह।
Take a deep breath in, inhale, and very gently exhale. बहुत धीरे धीरे छोड़िए सांस, कोई जल्दी नहीं है। जब दूसरी बार सांस लेंगे तो पॉज देखिएगा, दोनों सांसों के बीच में लेने और छोड़ने में, छोड़ने और लेने में एक अंतराल आता है, उसको महसूस करेंगे। आइए सांस भरें, अंतराल को देखें और फिर सांस छोड़ें। फिर उस गैप को देखें, उस पॉज को देखें और सांस भरें। अवेयर हों पॉज के लिए, सांस आने के लिए। सांस छोड़ें और फिर सांस को बाहर छोड़ते हुए थोड़ा देर रहें। एक और ब्रेथ लेके चाहे बाहर छोड़ दें सांस को। सांस बाहर है, पेट फूला हुआ है, इस अवस्था में रहें। धीरे धीरे सांस वापस लें और नॉर्मल सांस लेते रहें। आपका ध्यान आपकी सांसों के प्रति होना चाहिए। थॉट्स अगर आए उनको एक्सपैंड मत करें, आने दें उनको। आज हमने एक नए जीवन में प्रवेश करने का विचार बनाया है, जहां हमें अपने आप से मिलने का मौका मिलेगा। हम अपने प्रेजेंट टेंस में रह पाएंगे। बहुत ज्यादा पहले रह लिए, पास्ट में, फ्यूचर में। धीरे धीरे हम इस जर्नी पे आगे बढ़ेंगे। अपनी आत्मा, अपने वजूद से मिलेंगे, अपने रियल ट्रूथ से मिलेंगे, असली सत्य से मिलेंगे। हायर सेल्फ, जो आपका आत्मा का एक और नाम है, उसकी बातें सुन पाएंगे। और जब आप साइलेंस में रहेंगे, शायद आपको साउंड ऑफ साइलेंस की आवाज भी आ पाए। हमने इतनी आवाजें सुनी हैं, आज एक ध्वनि सुनेंगे और समझेंगे कि ये साउंड ऑफ साइलेंस है। और इससे हमें मालूम पड़ेगा कि हम कितने प्रेजेंट हैं। इस आवाज को सुने और उसके साथ रहें। ध्यान सिर्फ सांस पे, तो साउंड ऑफ साइलेंस पे अगर सुनाई दे तो। थॉट्स आए तो रोके मत, लेकिन उसमें बहें भी मत। अवेयर रहें अभी के लिए, प्रेजेंट के लिए। आज से हम सब एक संकल्प लेते हैं कि हम इस इनवर्ड जर्नी पे, स्पिरिचुअली अवेकनिंग जर्नी पे चलते रहेंगे और अपने आप को खोजेंगे। और जो सारी परेशानियां होती हैं हमें, कुछ भी टाइप की, एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर, डर, घबराहट, उस सब से अपने आप को आजाद कर लेंगे, प्रेजेंट में रहने का सीख लेकर। इसी संकल्प के साथ हाथ जोड़ें, नमन करें उन एनर्जीज का जिसने ये किताब आपके समक्ष लाए हैं। एकार्ट टोल का, जिन्होंने किताब हम सबके लिखी है, गौतम जी का, जिन्होंने ट्रांसलेट करी है। और आइए यूनिवर्स पे अपने हाथ एक्सपैंड करते हैं। देह, ब्रह्मांड, सृष्टि, कायनात, यूनिवर्स, जो भी नाम मैं आपको लूं, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इस रास्ते में लाने के लिए, मुझे इस पथ पे चलाने के लिए। मैं बहुत आभारी हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि आगे मैं इस पथ पे चलता रहूं, अपने आप से मिलूं।
Thank you for the protection, the guidance, and all the love and blessings. Thank you, thank you, thank you. फिर हाथ जोड़ें. जिसको भी आभार व्यक्त करना हो मन ही मन व्यक्त करें. अगर आपको अपने लिए कोई संकल्प है, किसी चीज से मुक्ति पाना चाहते हो, वो संकल्प ले लें. So be it. So it is. तथास्तु. Rub your hands together. हाथ रगड़ें. एनर्जी फील करें. अपनी आंखों को, अपने 5 सेंसेस को, पूरे फेस को, गर्दन को, शोल्डर्स को, आर्म्स को, अपर बॉडी को, गट एरिया को, पेट के एरिया को, अपनी थाइस को ऊपर से नीचे तक, काव्स को, एंकल्स को, पाँव को, तलवों को, पीछे लेग्स को, हिप्स को, लोअर बैक, मिडिल बैक, अपर बैक, फिर शोल्डर्स, फिर गर्दन के पीछे वाला हिस्सा, फिर सर पे लाते हुए फिर हाथ जोड़ लें. धन्यवाद डियर बॉडी, डियर माइंड, डियर हार्ट. इतनी थॉट्स आती हैं. अब हम एक रास्ते पे चल पड़े हैं जहाँ क्लैरिटी मिलेगी लाइफ में. ऐसा ही है. सो इट इज. लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स. आराम से अपनी आंखें खोल लें और सबको ब्लेस करते हैं कि जर्नी पे सब आगे बढ़ें. जिनकी कैमराज ऑन हैं, they will be shouted out for the blessings. Radni ji, love, light and blessings for everyone. May we live in the power of now and always go in a higher level. हम आज में रहें और आगे बढ़ते रहें. सान्या, मधु जी, किरण जी, अनीता, बबिता, विभूति, गीतिका, ओपी गुप्ता जी, रिचा, मोनिका, वंदना, जया, रेखारी, रजनी जी, भावना, नीरजा, रेनू, पूजा, शोभा जी, शीतल जी, शारदा, संगीता जी, पूजा जी, सोनिया जी, ज्योति बजाज, छाया, स्मिता, कविता, निशा, Manisha, and to everyone else. Lots of love, lots of light. Any questions? I know आज पहला दिन है. अभी तो हमने बस इंट्रोडक्शन करा है, वो भी अभी थोड़ा सा बाकी है, शेष है. तो धीरे धीरे इस किताब में क्लैरिटी मिलेगी. अभी तो कुछ समझ ही नहीं पा रहे शायद, या कुछ लग रहा है एक्साइटमेंट आ रही है कि आगे क्या होने वाला दिखते हैं. इस जिज्ञासा को, इस सीकर को अपने अंदर जगा के रखें. उसकी किताब में बहुत जादू है, मैजिकल है. So thank you, Anita, for always being thankful for the meditation, calling it relaxing and beautiful. Thank you for your love. Thank you everyone for your thank yous. Yes, Sonia, please put on your cameras as well so that आप पूछ पाए. जी. Unmute करें अपने आप को. You have to unmute yourself. Hello. Ji, very much I can hear you. Good evening. Good evening. It was lovely doing magic, and now we are on a new journey. I'm so grateful to Sanya who introduced me to this practice. Thank you, Sanya. Thank you, ma'am. And ma'am, I wanted to ask you, like affirmations, you asked us to write 21 affirmations. Sorry, one affirmation for 21 times for 21 days. Perfect. In case our affirmation is not fulfilled, we still continue writing when 21 days are over. So now the science is one affirmation 21 times 21 days. Nahi puri hoti to same repeat once more, and the last time is the third time. 3 is the number of creation. So this entire cycle thrice maximum, but in that ask yourself, why has it not manifested? Am I just writing it ऊपर से लिख रही हूँ कि am I feeling and writing? एक लिखना, like you know, remember school में punishment मिलती थी, you just writing blankly. Some people become in that habit कि वो realize नहीं करते, बस लिखना है 21 बार. So they're just writing. Is the feeling coming in it? Are you able to visualize it? Add those sensory skills. तो आपकी affirmation manifestation में it will just convert. So work on yourself. Realize, you know, just be aware that are you with it, or are you doing like a homework, like an assignment? The more love we pour in, the more feelings we pour in, the more it will manifest quickly. Otherwise, guaranteed, with your kind of energy, I'm sure it's going to work very beautifully.
I've written back to you for the email and just reply back on that if you haven't yet. Okay. Ma'am, one more thing. In case your affirmation is complete before you do 21 days, so do we still continue writing or we end it? No, continue writing with gratitude. Thank you for having it complete. Maybe you could write it once and write thank you a couple of times, but write for 21 days. Complete the 21-day cycle. Okay. Yeah. And thank you for the manifestation. Thank you for the affirmation coming true, because it needs to be thanked. The energies around need to be thanked. Right. Thank you so much, ma'am. Thank you. Well, thank you so much. Yes, Bhavna. Yeah. Can you hear me? Absolutely. Yeah. Thank you so much, Prachi ma'am. I have sent you a mail also. I guess you have read it. I'm sorry, I got confused with surname Roh Mitra. तो सोनिया का नहीं था, वो आपका था, Bhavna. So yes, I've replied to your email. आप एक बार देख लीजिएगा, reply back. I think we need to Zoom for a consultation. Yeah. Yeah. The question again is regarding affirmation only. Actually, I have made an affirmation with a deadline also, with a date actually. Well, So that's not the right version. that Why? is not a right version. Because that becomes desperation. Yes. It's a very thin line between a deadline and desperation. Frustration आ जाता है, उसकी वजह से पूरी नहीं होती. Right. So अभी I guess 10 days हो गए हैं. हाँ, 10 days हो गए हैं. तो should I remove the date and rewrite that affirmation, or दोबारा से 1 day से start करूँ, or should I continue with the dates? Tell your book, the affirmation book, that this is my intention. Now this also will best let it unfold, and continue writing it as is. Just to remove the book, the deadline. The date. Okay. Thank you. Give it another 11 days and put the energy and trust the process that it will come through in the right date at the right time. Trust the process. Right. Thank you. Yes, Usha ji, आप पूछें आपका सवाल. हेलो. हेलो. हाँ उषा जी, we can hear you. बोलिए. थैंक यू प्राची जी. मैं अभी ज्वाइन की हूँ आपका, तो मेरे को ये समझ में नहीं, अफर्मेशन क्या आपने दिया है क्या अभी हम लोग को? ये हमने मैजिक बुक में किया था. ओके. मैंने तो अभी ज्वाइन किया आपका. It's okay. जो भी सवाल है, I'm happy to answer. तो affirmation क्या होती है? एक सेंटेंस लिखते हैं हम, जो हमारा ड्रीम होता है उसको जैसे अभी हो चुका हो वैसे लिखते हैं. ठीक होता है ना, चाहता हूँ, आई विश, आई वांट, वो हटाकर कि वो हो चुका है उसको विजुअलाइज करते हैं और 21 दिन तक 21 बार लिखते हैं. उससे वो सत्य होने जल्दी होता है. मतलब एक दिन में 21 बार ऐसे लिखते हैं? एक दिन में 21 बार वो लाइन लिखेंगे दोबारा फीलिंग के साथ, और 21 दिन तक करेंगे ये कार्यक्रम. तो जैसे अपने अफर्मेशन लिखते हैं तो वो ड्रीम हो गया, वही अफर्मेशन हुआ क्या? हाँ. तो वो तो बहुत बिग होता है. तो 21. हाँ जी. ड्रीम तो अपने लिखते हैं तो उसमें सारा चीज लिखते हैं ना, कि ये हो गया मेरा, ये हो गया. एफर्मेशन एक चीज के लिए शॉर्ट सेंटेंस होता है. ड्रीम तो लंबा ड्रीम जर्नल करेंगे आप. ये एक चीज फोकस करते हैं, उसको संक्षिप्त लिखते हैं, शॉर्ट. तो उसका एक उदाहरण बताइए आप कैसे. जैसे आई एम ब्लेस्ड फॉर एग्जाम्पल, या आई लिव अ लाइफ ऑफ अबंडेंस, या आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस, कि मैं खुला और ग्रहणशील हूँ प्रचुरता के लिए, समृद्धि के लिए. सो लाइक दैट. जेनरिक भी हो सकती है, एक डिटेल्ड ड्रीम भी हो सकता है. अब जेनरिक भी किसी का ड्रीम हो सकता है, और किसी को एक पर्टिकुलर चीज चाहिए होती है, वो भी हो सकता है. ओके. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू. सो कल मिलते हैं शाम को 5 बजे. इनफैक्ट कल मेरी ईओ की मीटिंग है. मैंने आपको बताया था कि कई डेज बदलेंगे, तो कल हम 4 बजे सेशन करेंगे. राहुल साहब को रिमाइंडर भेज देंगे. सो 4 o'clock टुमारो. वैसे हम एवरीडे 5 o'clock रखेंगे. तभी मेरी कमिटमेंट होगी तो हम प्रीपोन कर लेंगे 1 घंटे से. Lots of love and light. Thank you. God bless you all.